हे डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप। चलो आज क्या पढ़ेंगे, स्टेटस ऑफ पर्सन। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हम डील ही कर रहे हैं अंडर प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ, पर्सनस को डील करते हैं। वाई द स्टेटस इज नेसेसरी, क्योंकि म्यूनसिपल लॉ में हम क्या स्टेटस देखते हैं। इंडिया में रह रहे हैं सपोज हम, तो हम सब इंडियन हैं, नो इशू, हम सब इंडियन हैं। और जो बाय एक्वायर्ड सिटीजनशिप हैं तो वो यहाँ के सिटीजन हैं। लेकिन स्टेट वाइज आपने डिफरेंस देखा होगा। हरियाणा स्टेट का डोमिसाइल है पर्सन, दिल्ली का डोमिसाइल है, यूपी का डोमिसाइल है, बिहार का डोमिसाइल है एंड सोन। तो डोमिसाइल मतलब प्लेस ऑफ रेजिडेंट एंड द नेशनैलिटी मीन्स द प्लेस ऑफ ओरिजिन। तो म्यूनसिपल लॉ भी कई बार स्टेटस को माइग्रेंट्स जैसे होते हैं, और एनआरसी में इतना झमेला हुआ था वो भी यही था। तो इसका मतलब क्या है, स्टेटस क्यों इम्पॉर्टेंट है, एक पर्सन का स्टेटस अंडर इंटरनेशनल लॉ वाई इम्पॉर्टेंट, और किस चीज़ को हम उसका स्टेटस कहते हैं, राइट। और जब कॉन्फ्लिक्ट होता है, क्या ये स्टेटस इतना इम्पॉर्टेंट होता है एट द टाइम ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, तो बिल्कुल होता है। क्योंकि जितने भी कनेक्टिंग फैक्टर्स हैं उनमें से मेजॉरिटी जो डिसिसिव फैक्टर हैं वो स्टेटस को डिफाइन करते हैं। रेस्ट ऑफ भी हैं बहुत सारे, मगर जहाँ भी पर्सन की बात आएगी, अगर उसको के खिलाफ केस फाइल करना है, उसको कौन से लॉ के दायरे में लाना है, यानी पार्टी कह रही है नहीं इस कंट्री का, दूसरी पार्टी कह रही है इस कंट्री का, तो कौन से कंट्री का लॉ अप्लाई होगा, प्लेंटिफ का, डिफेंडेंट का, या कुछ और स्पेशल प्रिविलेज है, या मैरिज है तो कैसे लॉ अप्लाई होगा, अगर सक्सेशन है तो कैसे होगा, या फिर ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टीज़ हैं तो क्या पार्टीज़ का स्टेटस मायने रखता है। तो ये सारे टॉपिक हमारे आते हैं स्टेटस ऑफ पर्सन में। तो ये आप देखो, दो चीज़ हैं, वन इज स्टेटस, अदर इज ऑफ पर्सन। तो हमको ये दोनों बात समझनी है। स्टेटस का मतलब ये होता है कि वो पर्सन का एक प्लेस जहाँ पे वो है वो किस कैपेसिटी से है, राइट। और पर्सन जो है वो पहले हमारा जानना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि पर्सन इतनी सिंपल चीज़ नहीं है कि एक ही तरह के पर्सन हैं। हम इसको ब्रॉडली दो कैटेगरीज में बांटते हैं, एक तो नेचुरल पर्सन और एक ज्यूरिस्टिक पर्सन, या आर्टिफिशियल पर्सन की कैटेगरी में आता है। अब नेचुरल जब हम पर्सन की बात करते हैं तो ह्यूमन बीइंग है, यानी कोई भी पर्सन जो ह्यूमन बीइंग है दैट इज ए नेचुरल पर्सन। लेकिन जब हम ज्यूरिस्टिक पर्सन की बात करते हैं, इसका मतलब है लॉ हैज़ क्रिएटेड ए एंटिटी दैट हैव ए पर्सन लाइक पर्सनैलिटी। तो हर जो कोई एंटिटी होती है वो ज्यूरिस्टिक पर्सन नहीं होती। जैसे फॉर एग्जांपल कंपनी ज्यूरिस्टिक पर्सन है, बट फर्म जो है ना वो इटसेल्फ एक ज्यूरिस्टिक लीगल एंटिटी नहीं है। लेकिन प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ में कुछ जगह पे फर्म को भी एज ए लीगल एंटिटी डील करा जाता है। इवन जो हिंदू अनडिवाइडेड HUF है उसके भी कुछ मसले अगर प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ में आते हैं तो ये एक लीगल एंटिटी की तरह डील होती है। स्पेशली ये दोनों तब ऐसे डील होती हैं जब टैक्सेशन, राइट, या फिर रेवेन्यू से रिलेटेड अगर कोई लॉ है तो इनको भी एज ए लीगल एंटिटी मान लिया जाता है। नाउ इनके जो स्टेटस की हम बात करते हैं वो क्या है। अब देखो, नेचुरल पर्सन है ना, उसका स्टेटस क्या होगा, मेजॉरिटी ऑफ टाइम पे नेशनैलिटी, लाइक वी आर इंडियन। ठीक है, ये जो NRC का था झमेला, डोमिसाइल, वो यही था, सिटीजनशिप, राइट। जो NRC का था वो यही झमेला था कि जो बांग्लादेशी वहाँ पे रह रहे हैं या जो और कंट्रीज से यहाँ आके माइग्रेंट रह रहे हैं, इंडिया इज़ नॉट accepting them as their either domiciled और सिटीजनशिप, क्योंकि नेशनल तो वो यहाँ के हैं नहीं। लेकिन उन्होंने डोमिसाइल भी एक्वायर नहीं किया क्योंकि अभी तक गवर्नमेंट ने अप्रूव नहीं किया। वो कह रहे हैं हम 50 साल से रह रहे हैं यहाँ पे, कुछ लोग उससे भी ज़्यादा से रह रहे हैं, तो हमारा जो डोमिसाइल है वो चेंज हो गया है। बट लॉ कहते हैं ऑटोमेटिकली नहीं, ए कंट्री विल डिसाइड वेदर ही एक्सेप्ट देयर
चॉइस और नॉट, क्योंकि पहले जो शुरू में होता था वो डोमिसाइल को लेके एक लॉन्ग स्टे, जिसको हम परमानेंट रेजिडेंस कहते हैं, हैबिचुअली एक पर्सन कहीं रह रहा है तो वो उसका डोमिसाइल हो जाता है। बट कंटेम्प्रेरी अगर हम उसमें वर्ल्ड में देखें तो एवरी कंट्री हैज़ सम रूल्स एंड रेगुलेशन, प्रॉपर लॉ है वहाँ पे कि जो डोमिसाइल है वो कैसे डिसाइड होगा, या जो सिटीजनशिप एक्वायर करनी है वो किसी देश में 5 साल है, कहीं पे इसको ग्रीन कार्ड बोला जाता है, कहीं पे इसको पीआर बोला जाता है, तो वो ऐसे ही नहीं चेंज होगी। देयर इज सम टाइम स्पैन यू हैव टू स्पेंड इन दैट कंट्री, मोर ओवर यू हैव टू कंप्लीट द पेपर वर्क। जब तक आपको वो मिलेगी नहीं ना, एक फाइनल जो मिलती है गवर्नमेंट की तरफ से एसेंट आपकी उस एप्लीकेशन को, तो आपका स्टेटस नहीं बदलेगा डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट यू आर लिविंग इन दैट कंट्री मे बी फॉर 40 ईयर्स में भी, राइट। तो ये जनरल जो रूल्स हैं, मतलब रिगार्डिंग नेशनैलिटी, डोमिसाइल या सिटीजनशिप, ये किसी भी नेचुरल पर्सन का स्टेटस बताते हैं। तो इट इज़ एज सिंपल। लेकिन सभी नेचुरल पर्सन का ये स्टेटस है ऐसा भी नहीं है। आपने कुछ अलग तरह की कैटेगरी सुनी होंगी, जैसे कि रिफ्यूजी हैं, यू हर्ड ऑफ रिफ्यूजीज। अब ये रिफ्यूजी वर्ड ही इससे बना है, द कंट्री इज रिफ्यूजिंग टू एक्सेप्ट, और ये दूसरे कंट्री को छोड़ के आगे हैं, तो इनका एक अलग स्पेशल स्टेटस हो गया कि दे आर रिफ्यूजीज। सम पर्सन एसाइलम्स में होते हैं, उन्होंने पनाह ले रखी होती है कि हम एसाइलम है। सम आर फ्यूगेटिव्स, राइट, एंड फ्यूगेटिव्स का मतलब होता है भगोड़े, यानी सिविल या क्रिमिनल, जैसे नीरव मोदी हिमालय है, दे आर फ्यूगेटिव्स ऑफ इंडिया, वो भी होते हैं। इवन जो गवर्नमेंट के जो ऑफिसर्स होते हैं, दे आर लिविंग इन सम अदर कंट्री, लाइक एम्बेसडर्स की तरह रह रहे होते हैं, फॉरेन पोस्टिंग पे, डेपुटेशन पे गए होते हैं। तो इनके ऊपर ये एज सच सिंपल नहीं है कि एक बंदा अगर 15 साल से किसी दूसरे देश में सर्व कर रहा ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और सम अदर कंट्रीज पर्सन इज लिविंग इन इंडिया ऑन बिहाफ ऑफ दैट कंट्री, तो उसको ऑटोमेटिकली सिटीजनशिप के लिए अप्लाई शुरू कर देगा। नो, दे हैव ए स्पेशल स्टेटस, वो उस स्टेटस की कैपेसिटी से रह रहे हैं। तो लेंथ ऑफ स्टे या कोई और फॉर्मेलिटी उनके उस स्टेटस को नहीं बदलती है। तो इस तरह के कुछ स्पेशल, या फिर हम इसमें एक और कैटेगरी भी होती है, इन्वेडर्स बोलते हैं, इन्वेडर या इलीगल माइग्रेंट्स। ये तो अभी देखो आप मैक्सिको में देख सकते हो कि अमेरिका में कितना जो इस तरीके से इन्वेजन होता रहता है टाइम टू टाइम, मतलब वो समुद्र के रास्ते से कैसे कैसे करके पहुंचते हैं कि एक बार हम अमेरिका में दाखिल हो जाएं, दैन द थिंग्स विल बी सेटल्ड, बट वो इलीगली इन्वेड कर रहे हैं। सिमिलरली हमारे कंट्री में भी दूसरे कंट्रीज़ में जितने भी बॉर्डर लगते हैं वहाँ से इन्वेजन्स इज़ ए कॉमन थिंग होते रहते हैं। तो ये जो कैटेगरीज है ये अलग तरह का स्टेटस है, राइट। और ये जो तीसरी कैटेगरी है, यानी हमारे पास 3 तरह की तो कैटेगरी हो गई। एक तो जो नेचुरल ह्यूमन बीइंग है जो लॉफुली, एक लॉफुल स्टेटस है इनके पास, इनमें एज सच लॉफुल नहीं होता, लेकिन इंटरनेशनल लॉ के अकॉर्डिंग इनको एक नाम दे रखा है, जैसे कि रिफ्यूजीज हैं। रिफ्यूजी कैंप होते हैं, उनमें लोग 20-20 साल से रह रहे होते हैं, उनकी इनह्यूमन कंडीशन भी होती हैं कई जगह पे। उनको जो राइट्स कंट्री के, अगर बंदे के पास सिटीजनशिप है या डोमिसाइल है या वो नेशनल है उस कंट्री का, तो उनके कुछ राइट और प्रिविलेजेस उनको गवर्नमेंट देती है जो कि उनको नहीं मिलेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, इफ़ ए पर्सन इज़ लिविंग इन कनाडा और वहाँ का उनको वो मिल गया है परमानेंट रेजिडेंशियल स्टेटस, तो आगे होगा क्या, धीरे धीरे जब वो सिटीजन हैं उस कंट्री के हो जाएंगे, मतलब तो उनके बच्चों की एजुकेशन फ्री हो जाएगी, उनको मेडिकल फैसिलिटीज़ मिलने लग जाएगी। लेकिन उससे पहले अगर ये स्टेटस में वो नहीं गए हैं, सिर्फ रह रहे हैं, तो ऑल एक्सपेंसेस आर टू बी बियर बाय द पर्सन हिमसेल्फ। तो स्टेटस चेंज होने से हमारे राइट, प्रिविलेज, ड्यूटीज़ जो चेंज हो जाती हैं। जैसे फंडामेंटल राइट्स हैं इंडिया में, वो कुछ राइट तो ऐसे हैं जो सिर्फ सिटीजन्स ही क्लेम कर सकते हैं। तो इसका मतलब जो बंदा हमारा सिटीजन नहीं है वो उन फंडामेंटल राइट को क्लेम ही नहीं कर सकता, ही कैन नॉट गो टू हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। तो एकदम उस स्टेटस से क्या हो गया, उसके राइट्स का इम्पैक्ट हुआ। तो सर्टन सिविल राइट्स हैं, आप पॉलिटिकल राइट्स हैं, सोशल राइट हैं, उनको आप तभी, एंड फंडामेंटल राइट हैं,
उनको आप तभी क्लेम कर सकते हो जब आप उस स्टेटस में होते हो, अनलेस नहीं कर पाओगे, जैसे रिफ्यूजीज हैं, फ्यूगेटिव्स हैं, दे कैन नॉट क्लेम सच स्टेटस, राइट। तो ये तो अब आपने देखा नेचुरल जो पर्सन्स होते हैं, ठीक है। और जब हम बात करते हैं हमारी इस कैटेगरी की, ज्यूरिस्टिक पर्सन की, तो ये देखो मैंने बताया जैसे कंपनी, आजकल आप देख रहे हो ग्लोबलाइजेशन का टाइम चल रहा है, बहुत तेज़ी से इधर उधर बिजनेस हो रहा है। तो जो कंपनियां हैं वो रजिस्टर्ड कई बार एक कंट्री में होती हैं, उनका प्लेस ऑफ बिजनेस कोई और कंट्री होता है, वो कि जो डायरेक्टर्स हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, या जो ऑनर्स हैं, या जो मेजर शेयर होल्डर्स हैं, वो किसी और कंट्री से बिलोंग करते हैं। तो ऐसे में अगर कोई डिस्प्यूट होता है, देयर इज कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ लॉ राइज होता है, तो इसमें से कौन से प्लेस को माना जाएगा। एंड फर्म्स के जैसे फॉर एग्जांपल पार्टनर्स हैं, वो डिफरेंट कंट्री से बिलोंग करते हैं, लेकिन फर्म जो रजिस्टर हुई है वो एक थर्ड कंट्री में होगी सपोज, तो कैसे होगा। तो जनरल जो ये कंपनीज और फर्म्स या फिर कोई और भी ज्यूरिस्टिक एंटिटी है, अगर वो बिजनेस कर रही है, तो जो जनरल प्रिंसिपल है ना, वो किस बात पे बेसिस होते हैं, क्या मतलब हम कह सकते हैं। तो सबसे पहला तो ये होता है उनका प्लेस ऑफ इनकॉर्पोरेशन, यानी वो उनकी जो एग्जिस्टेंस है उसका प्लेस क्या है। एग्जिस्टेंस मतलब एक नई कंपनी बनी है तो कहाँ पे वो क्रिएट हुई है, उसका प्लेस ऑफ क्रिएशन या इनकॉर्पोरेशन क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सेकेंडली प्लेस ऑफ बिजनेस, ये इंपॉर्टेंट होता है कि वो अपना बिजनेस कर रहे हैं, वो प्लेस, एंड दिस बिजनेस मे बी, this is why electronic means और फिजिकली और थ्रू एजेंट्स, मतलब इसमें किसी भी तरीके से या तो कंपनी खुद कर रही है और थ्रू एजेंट कर रही है, और इन दो में से किसी तरीके से भी कर रही है, तो उसका प्लेस ऑफ बिजनेस जो है वो इसमें से कोई भी हो सकता है, ठीक है। थर्ड इसमें प्लेस ऑफ डोमिसाइल ऑफ द मेंबर्स। अब ये मेंबर्स हो सकते हैं, ऑनर्स हो सकते हैं, है ना, जो मिलके जिस कंपनी को बना रहे हैं, क्योंकि जब ऑनर्स की बात आती है, या जैसे अगर हम इसमें ये बात करें कि उनके जो शेयर होल्डर्स हैं, तो वो तो इनुमरस हो सकते हैं, लेकिन जो मेजर हैं, जिनके पास मेजर शेयर हैं, तो वो स्टेक होल्डर्स बोलते हैं हम उनको, कि कौन है उनके स्टेक होल्डर्स। तो प्लेस ऑफ डोमिसाइल ऑफ मेंबर्स और ऑनर ऑफ द कंपनी। एंड फोर्थ हम मिसलेनियस बोलते हैं। मिसलेनियस का मतलब था और अदर एक्टिविटीज जो चल रही हैं। अब ये जो इस तरह की चीज़ें हैं, इनमें जब कॉन्फ्लिक्ट होता है तो जो सबसे नियर कनेक्टिंग फैक्टर होता है वो अप्लाई होगा, लेकिन इनकी तरफ देखा जाएगा क्योंकि ये अलग है, इसीलिए कॉन्फ्लिक्ट ऑफ लॉ होता है। जैसे अगर इंडिया की बात करें तो देयर इज अ कंपनी एक्ट, राइट, देयर इज ए पार्टनरशिप एक्ट। अब आप अगर इंडिया में करोगे तो कंपनी एक्ट में जो रूल दे रखे हैं रिगार्डिंग द इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी, वो फॉलो करने पड़ेंगे। अगर उसमें रजिस्ट्रेशन का पैटर्न है वो आपको फॉलो करना पड़ेगा। पार्टनरशिप है तो आपके पास ऑप्शन है कि आप अपनी फर्म को रजिस्टर कराओ या नहीं कराओ, बट अगर आप रजिस्ट्रेशन कराओगे तो आपको वैसे ही करानी पड़ेगी जैसे इसमें दे रखा है। रजिस्ट्रार के पास आपको सारे रूल रेगुलेशन फॉलो करनेंगे इफ़ यू आर डूइंग इन इंडिया दिस। लेकिन अगर आपकी कंपनी है किसी और कंट्री में, लेकिन आप प्लेस ऑफ बिजनेस यहाँ पे है, तो भी इंडियन लॉ अप्लाई होंगे क्योंकि आपका प्लेस का बिजनेस यहाँ पे है, राइट, क्योंकि आपकी प्रोडक्शन या आपकी सेल परचेज इंडिया में हो रही है। जैसे अब आपने देखा ही होगा बहुत सारे फॉरेन के जो वो हैं कंपनीज हैं, वो अपनी प्रोडक्शन की यूनिट इंडिया में ही लगा रहे हैं, यहीं पे वो प्रोड्यूस करते हैं, यहीं पे सेल कर देते हैं, बट देयर प्लेस ऑफ रजिस्ट्रेशन दैट इज इनकॉर्पोरेशन में बी सम अदर कंट्री। देयर जो मेंबर्स हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं और जो ऑनर्स हैं या जो पार्टनर्स हैं, दे बिलोंग टू सम अदर कंट्रीज। लाइक फॉर एग्जांपल वन पार्टनर इज मे बी अमेरिकन एंड द अदर इज इंडियन एंड मे बी वन इज चाइनीज।
तो इस तरीके से देयर इज ए कॉन्फ्लिक्ट ऑफ लॉ, बट ये सभी प्लेस मायने रखते हैं, इनकी तरफ देखा जाएगा कि विच वन इज मोर रिलेटेड इन पर्टिकुलर फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ अ केस, क्योंकि हर एक में एक सीधा सीधा रूल प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ में अप्लाई नहीं होता है। तो इनका जो प्लेस ऑफ इनकॉर्पोरेशन है, जिसको हम कहते हैं रूल्स हैं कुछ, क्योंकि बहुत सारे जो स्कॉलर्स हैं या जो ज्यूरिस्टिक पर्सनालिटीज़ हैं वो इसमें भी डिफरेंट थ्योरीज देते हैं। उनकी थ्योरीज में जो रूल ऑफ एग्जिस्टेंस है, रूल ऑफ रिकॉग्निशन है, रूल ऑफ प्लेस ऑफ बिजनेस है, एंड जो रूल्स ऑफ शेयर होल्डर्स है, स्टेक होल्डर्स है, वो मायने रखते हैं सभी। तो डिफरेंट ज्यूरिस्ट ने ये जो रूल्स प्रोपाउंड किया, उनका क्रक्स ये 4 चीज़ ही हैं कि यहाँ पे मिसलेनियस का मतलब है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम कंज्यूमर्स के पार्ट पे देखें तो, जैसे फॉर एग्जांपल कंज्यूमर्स के केस पे देखें तो अगर ऑनलाइन बिजनेस हो रहा है तो जहाँ पे कंज्यूमर है ना, वो प्लेस का लॉ अप्लाई होगा, क्योंकि एक कंज्यूमर मे बी ही इज़ परचेजिंग द आइटम मे बी फ्रॉम चाइना डायरेक्टली, मे बी फ्रॉम अमेरिका डायरेक्टली, और मे बी सम अदर कंट्री डायरेक्टली। तो इसका मतलब ये नहीं है ना कि वो कंज्यूमर कई बार अवेयर भी नहीं होता कि ये पर्सनी का प्लेस ऑफ रजिस्ट्रेशन कहाँ है, प्लेस ऑफ इनकॉर्पोरेशन कहाँ है। इवन जो कंज्यूमर है वो ये भी अवेयर नहीं होते कि वेदर दिस इज़ ए फॉरेन कंपनी और इंडियन कंपनी और मे बी सम चाइनीज़ कंपनी, अगर वो वहाँ के नेशनल हैं तो उनको उनका ऑनर्स का ये नहीं पता होता। वो बस एक ये देखते हैं कि दिस ब्रांड इज़ गुड, आई नीड दिस प्रोडक्ट, तो वो परचेज कर लिया। तो ऐसे में क्या होगा, अगर ये वाले सारे प्लेसेस अप्लाई होंगे फॉर ए नॉर्मल कंज्यूमर, तो फिर उससे क्या है, बहुत हार्डशिप क्रिएट हो जाएगी कंज्यूमर्स के लिए। तो वो एक अलग रूल भी है कि वो लॉ ऑफ लैंड अप्लाई होगा जहाँ पे कंज्यूमर है, राइट। तो ये ऑनलाइन के लिए बहुत ही मैंडेटरी है। ऑफलाइन में तो आप जहाँ जाके खरीद रहे हो तो आपको प्लेस पता होता, कंज्यूमर को भी पता होता हम ये चीज़ कहाँ से खरीद रहे हैं, बट ट्रेड में ये रूल अप्लाई होंगे, ठीक है। तो आई थिंक स्टेटस आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। वन मोर थिंग, इस क्लैरिटी के साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि कहीं कहीं आपको ये पढ़ने को मिलेगा व्हाट इज़ द यूनिवर्सैलिटी ऑफ द स्टेटस। यूनिवर्सल वैल्यू क्या है, तो देखो बिल्कुल यूनिवर्सल वैल्यू है। आप मेरी बाकी वीडियोस में जाके देख सकते हो, जैसे डॉक्ट्राइन ऑफ रेनवोई में देख सकते हो, डोमिसाइल की वीडियो में देख सकते हो, या अदर भी मैरिज से रिलेटेड, कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड वीडियोज़ में आप एक चीज़ देखोगे कि जब भी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ लॉ होता है हम कौन से लॉ की तरफ देखते हैं। इट मे बी डोमिसाइल, इट मे बी नेशनैलिटी, it may be the domesticity of the parties, right? and in case of contracts, अगर उसमें ये juristic person involve है तो हमको ये सब भी देखना पड़ेगा। एक साइड मान लो सोल ऑनर है, एक तरफ बोर्ड ऑफ मेंबर्स हैं, तो उसका प्लेस क्या है, उनका प्लेस क्या है, कॉन्फ्लिक्ट क्या है, विच वन इज द मोस्ट कनेक्टिंग फैक्टर, एंड इफ देयर इज ए चॉइस ऑफ जुडिक्शन, choice of law, then forum will decide which law is correct or maybe more relevant to the fact and circumstances of the case। तो ये universality of status जो है वो हमेशा मायने रखती है, क्योंकि एक बंदे का स्टेटस नहीं बदलता। अभी देखो इसका एक इंटरेस्टिंग सा, जाने से पहले एक एग्जांपल देती हूँ। ऋषि सुनक हैं, प्रेसिडेंट बन गए हैं, सॉरी प्राइम मिनिस्टर हैं वो इंग्लैंड के। तो उन्होंने, अब वो ऋषि सुनक है, नाम भी है, उनको इंडियन ओरिजिन का कहा जाता है, दो वो वहीं पैदा हुए, उनके फोर फादर्स कभी इंडिया से बिलोंग करते थे। कुछ एनआरआईज होते हैं, नॉन रेजिडेंट इंडियंस। तो ये जो इंडियन वर्ड है ये हमेशा साथ है, यानी नेशनैलिटी इतनी आसानी से चेंज नहीं होती, बट डोमिसाइल यू कैन चूज। बट कंपनीज के मामले में चॉइस ऑफ डोमिसाइल नहीं है, देयर डोमिसाइल ऑफ ओरिजिन है ऑलवेज। एक कंपनी ऐसा नहीं कर सकती कि वो इनकॉर्पोरेशन में एक जगह पे आ गई, अब वो कह रही है हम अपनी चॉइस बदलना चाहते हैं तो हम अपना जो प्लेस ऑफ इनकॉर्पोरेशन है ना उसको चूज करेंगे कोई और कंट्री। दिस इज नॉट ए कंसेप्ट दैट इज एक्सेप्टेड अंडर द प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ। बट नेचुरल पर्सन अपना डोमिसाइल चेंज कर सकता है, अगर उसने चेंज कर लिया उसका स्टेटस बदल जाएगा। मान लो वो भगोड़ा हो गया है, उसका स्टेटस बदल जाएगा। मान लो उसने कहीं जाके असाइलम में पनाह ले ली है, उसका स्टेटस बदल जाएगा। या उसने किसी और कंट्री की सिटीजनशिप एक्वायर कर लिया, उसका स्टेटस बदल जाएगा, राइट। सो स्टेटस इज ऑलवेज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट अंडर प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ, बिकॉज यही चेक होएगा एट द टाइम ऑफ डिस्प्यूट के पर्सन का स्टेटस क्या है। ओके डियर फ्रेंड्स, गुड बाय फॉर नाउ, बाय बाय।